नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के पहले प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको विज्ञान के 5 और मैथ के 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जो आपका नया सिलेबस ESB की तरफ से जारी किया गया है। इन प्रैक्टिस सेट के अलावा मैंने अपने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च कर दी है वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए, जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर होंगे, जो आपका नया सिलेबस जारी किया गया है। वहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट आपके डलना स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग के लिए रक्षाबंधन का एक स्पेशल ऑफर है, जो कि आज से आपका एक्टिवेट किया गया है। वो सिर्फ रक्षाबंधन तक के लिए है। फ्लैट 50% डिस्काउंट आपके लिए रखा गया है। अगर आप लोग राखी 50 कोड यूज करते हैं तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप लोग जाकर जरूर चेक करें। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर 6 फुल लेंथ टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। 7वां फुल लेंथ टेस्ट कल आपका अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आगे और भी धीरे धीरे आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड होंगे, तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के पहले प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पर सिर्फ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। और जिस प्रकार से यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट है, इसी लेवल के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ताशकंद संधि से, वर्साई संधि से, तिलसिट संधि से, या फिर बर्लिन संधि से? तो इसका सही आंसर क्या है? वर्साई की संधि से समाप्त हुआ था। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वर्सेल्स की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 11 नवंबर 1918 को। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्साई, जिसको वर्सेल्स भी बोलते थे, में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना गया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी घटना कहाँ घटी थी? तो ये कहाँ पर हुई थी आपकी? कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका या फिर मुंगेर में? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कोलकाता, बंगाल में हुई थी। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1956 को कलकत्ता में हुई थी। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डेट पर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये घटना कब हुई थी। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों द्वारा 146 ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। इस घटना में अत्यधिक गर्मी और दम घुटने और कुचलने से 123 कैदियों की मौत हो गई थी, जिसे ब्लैक होल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में, 1833 में, 1835 या फिर 1844 में? इसका सही आंसर है आपका 1835 में। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड मैकाले का इसमें योगदान था। इन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1106 ईस्वी में, 1206 में, 1306 में या फिर 1406 में? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन स्टार्ट हुआ था आपका। यहाँ पर आप देखें, दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का स्थापक भी माना जाता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम के, नरसिंह वर्मन के, परमेश्वर वर्मन के या फिर नंदी वर्मन के? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी वाला, नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ था। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? चंद्रगुप्त ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईसा पूर्व में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में या फिर कनिष्क ने 78 ईस्वी में? तो ये कब किया गया था? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त या फिर बृहद्रथ? तो इसका सही आंसर क्या है? उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था।
यहाँ पर अगर आप देखें, उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे। संस्कृत अवदान की कुछ कथाओं के अनुसार वे महान मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपण या फिर मोहनजोदड़ो? तो इसका आंसर क्या है? लोथल आपका क्या है? पत्तन नगर है। यहाँ पर अगर आप देखें, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जो आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था और 3700 ईसा पूर्व का माना जाता है। लोथल खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर निजी स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका क्या है? एक आधार है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निषिद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च एवं उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जब बात सामूहिक रूप की जाएगी तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है अनुच्छेद 75(3) के तहत, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग या फिर कान्हा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्रथम जैवमंडल रिजर्व की बात की गई है, नीलगिरी इसका सही आंसर है, पहला वाला। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व वर्ष 1986 में दक्षिण पश्चिमी घाट के नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो उत्तरी ध्रुव का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर पूछा गया है। दक्षिणी गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री या फिर भारती? तो ये सभी आपके अनुसंधान केंद्र हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव में इनमें से कौन सा है? हिमाद्री, बी वाला इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ देखें, भारत के अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित हैं, जिसमें मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री शामिल है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपके अंटार्कटिक में कौन कौन से हैं? मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। आर्कटिक में कौन सा है आपका? हिमाद्री, जो आपके उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एनएनपी इसको हम बोलते हैं। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, एनएनपी बराबर होगा आपका जीडीपी माइनस कर। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है आपका। अगला ऑप्शन है एनएनपी बराबर होगा जीएनपी प्लस कर के, एनएनपी बराबर है जीएनपी प्लस मूल्य ह्रास के। तो यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की बात की जा रही है, ये बराबर होता है आपका जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास के, तो पहला वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, सकल राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन अर्थात निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है। एनएनपी बराबर होता है आपका जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? पहली योजना में, दूसरी योजना, चौथी या फिर पांचवी? तो यहाँ पर हमें पंचवर्षीय योजना बतानी है, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका शामिल किया गया था, डी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही इस योजना में रोजगार तथा सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा इसी योजना के दौरान दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ? तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? बैंकिंग सेवाओं की बात की जा रही है, इसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये आपकी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर आप यहाँ देखें, बैंकिंग सेवाएं तृतीयक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, पीएमएसबीवाई का वास्तविक रूप है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? रावी और ब्यास, सतलज और ब्यास, रावी और चेनाब, केवल ब्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतलज और ब्यास नदी से इसको पानी मिलता है। कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, इन सब के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के नाम से किसे जाना जाता था? इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य लाभान्वित होती हैं। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रबी की फसल नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। गेहूं, जौ, रेपसीड या फिर जूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जूट आपकी रबी की फसल नहीं है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। जो गेहूं और रेपसीड ये रबी की फसल है, जबकि जूट आपकी खरीफ की फसल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप, कैलिमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या फिर त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर साउदर्न टिप की बात की जा रही है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है आपका इंदिरा पॉइंट, सी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगले और लास्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर कौन सा ग्रह कहलाता है आपका? बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर अरुण। तो इसका सही आंसर क्या है? बृहस्पति। अब इसको वैक्यूम क्लीनर क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? अगर आप यहाँ देखें, सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि इसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल में आने वाले उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वे पृथ्वी और अन्य ग्रहों से टकराने से बच जाते हैं। इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है और ये उल्कापिंडों, धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो पृथ्वी से नहीं टकरा पाते या फिर अन्य ग्रहों से टकराने से बच जाते हैं। तो ये थे आपके सामाजिक विज्ञान के पहले प्रैक्टिस सेट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे भी आपको इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें।